हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो अपना स्टेट का पेपर वेडनेसडे और थर्सडे को है। आप सबकी तैयारी भी अच्छी तरह हो गई होगी। तो मैं आज आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर में जो हमारा CTET में 2021 में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको लेकर के आई हूँ, क्योंकि हमारी अब की बार सिलेबस में पेडोलॉजी भी आ सकती है ना, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारा इन्होंने हंगामा वगैरह कर दिया था बच्चों ने, है ना। तो इस वजह से क्या है, अब की बार चांस है कि हमें स्टेट में पेडोलॉजी भी देखने को मिलेगी। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए मैं डेली अभी ये 3-4 आपको CTET के मॉडल टेस्ट पेपर करवा दूंगी, जिससे क्या है ये PYQ वाले, जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि ये पेडोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से एक आधा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो बताओ इसका क्या होगा। देखो क्या पूछा है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखो पेडोलॉजी के सबसे पहला क्या होता है आंसर निकालने का, हम ना ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले सभी के लिए मानकीकृत आकलन, यानी कि जहाँ पर भी स्टैंडर्डाइज दिखेगा ना असेसमेंट का, वो हमारा पेडोलॉजी में गलत होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। सेकंड देखना, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नेगेटिव हो, नहीं ना, तो ये भी गलत है। और विविधता संबंधी मुद्दों पर बात टालनी चाहिए। टालना तो हमें कुछ है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली हो गया ना फोर्थ आंसर, यानी कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो 4 ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखो सेकंड, समस्या समाधान अक्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। कैसे सुसाध्य करेंगे? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो समस्या समाधान अक्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, यानी कि सेकंड का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अब ये देखना, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करिए, तो गलत है। डर की भावना हम क्यों पैदा करेंगे बच्चों में, है ना। लगातार अभ्यास एवं कार्यान्वयन पर जोर देकर, हमें बच्चों पर जोर तो देना ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी गलत है। तो 1 ऑप्शन हो गया ना मेरा। अभी थर्ड देखो, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य स्रोत सामग्री का इस्तेमाल, या संरचनात्मक शिक्षार्थियों उपागम का इस्तेमाल। तो जो बच्चा अधिगम कठिनाइयों से जूझता है, तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये तो करना चाहिए। दृश्य स्रोत सामग्रियों का इस्तेमाल, यानी कि सुनने वाली या फिर देखने वाली, हम उनको दिखाएंगे सुनाएंगे, वे सामग्री यूज करेंगे तो उनको इंटरेस्ट बनेगा थोड़ा बहुत, है ना। संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, ये भी अच्छी बात है। तो क्या नहीं है? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यानी कि थर्ड का बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। अब देखो, जो सृजनात्मकता की पहचान प्रमुख लक्षण क्या है? वो अतिसक्रिय तो होता है, हाइपर एक्टिव होगा, जो क्रिएटिविटी होगी
क्रिएटिव माइंड होगा जिसका, नहीं होगा ना। असतर्कता ये भी नहीं होगा, कम बोधगम्यता और परिज्ञानता ये भी नहीं होगा, अब सारी चिंतन होगा, डाइवर्जन की अब सारी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फैलना है ना। तो क्या है इसका फोर्थ का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु का यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो क्या है सबसे प्रभावशाली? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये तो गलत बात है। सबसे पहले तो हमें एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। नकल करना और उसे दोहराना ये भी गलत है। यंत्रवत याद करना इनकी रोट मेमोराइजेशन पैडोलॉजी की लैंग्वेज में तो गलत होता है हमारा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो गया? फिफ्थ का राइट हो गया। अभी 6 देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अलग तो हमें करना ही नहीं है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। जहाँ पर केवल आ गया मेरा पैडोलॉजी में, वो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत होता है। इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड तो हमें बच्चों को देना ही नहीं है। तो क्या है? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो 6 का डी ऑप्शन क्या हो गया? मेरा राइट हो गया। समझ आए 6 क्वेश्चन। अभी 7th पर चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? कैसे कायम रख सकते हैं? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, इतना भी आसान नहीं देना है ताकि मान लो जो कोई भी गॉड गिफ्टेड बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, उसको इजी काम देंगे तो बोर ही हो जाएगा, है ना। यंत्रवत याद करने जो जोर देकर, रोट मेमोराइजेशन तो मुझे करनी ही नहीं है तो ये भी कैंसिल है। बच्चों को दंड देकर, बच्चों को दंड भी नहीं देना है। तो क्या हुआ? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 7th का 4 ऑप्शन क्या हो गया? राइट। पैडोलॉजी में हम क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे ना तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे। जब मैंने अपना एसटेट क्लियर किया था ना, तो मैंने भी सीटेट क्लियर किया था और तब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से ही अच्छा पेपर हुआ था। ठीक है, और क्लियर भी हुआ था। अब देखो शर्मिंदगी क्या है? बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है? नहीं है ना। कि शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। शर्मिंदगी तो होनी नहीं चाहिए। सेम शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संबंध तो होता है तो ये भी कैंसिल है। शर्मिंदगी जिसमें होगी बच्चे में, उसका संज्ञान पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डी ऑप्शन क्या हो गया? मेरा राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए 9 क्वेश्चन। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है? ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। हमें पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहना है। बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। अरे बच्चा तो इम्पोर्टेंट है, वो तो केंद्रित है ना। तो ये भी गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से अपने जो बड़े हैं अडल्ट उन पर निर्भर है, ये भी कैंसिल है। तो क्या होगा? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये ऑप्शन क्या हो गया? मेरा 9 का राइट हो गया। ठीक है, अभी 10 देखिए। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। तो अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त होती है कि योग्यता सुधार्य है, यानी कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। तो 10 का क्या हो गया? मेरा 3 ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? क्या है? बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं,
पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो कौन सी होगी? बारंबार परीक्षाएं नहीं हो सकता, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ही कंपटीशन हो, ये भी नहीं, पाठ्य पुस्तक हमारी सेंट्रिक होनी चाहिए, ये भी नहीं है। तो क्या होगा? इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी कि अनुवेक्षण और संवाद। 11 का बी ऑप्शन क्या है? राइट है। 12 देखिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होगी? अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। अब बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? देखो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो सामाजिक से रिलेटेड है उनसे पढ़ेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा, है ना, कोई कठिनाई नहीं। विषय वस्तु को बहुत सारे मल्टीपल वे में प्रस्तुत किया जाए, अच्छा, ये भी नहीं होगी। वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, सीखने में कठिनाई होती है जब, तो क्या होगा? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, तब क्या होगी? बच्चे को परेशानी होगी। ठीक है, क्या होगा इसका? सी ऑप्शन राइट होगा। अभी देखिए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन मेरा क्या है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, निम्न उच्च भय। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या होगी? जो संतुलित उत्तेजना होगी और किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। तो ये 13 का ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 14 देखिए, बच्चों के विकास पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? किस पर करेंगे? ना तो आनुवांशिकता ना पर्यावरण पर, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर, केवल आनुवांशिकता केवल पर्यावरण। जब बच्चे का विकास होता है ना व्यक्तिगत, तो उसके लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का योगदान होता है। तो हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आनुवांशिकता और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर। ठीक है, अभी 15 देखते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है। किससे बात कर रही है? खुद से ही। वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिव्यक्ता, स्वयं नियमन। इनके स्वयं से बातें कर रही है, तो वाइगोस्की के अनुसार वो क्या कर रही है? अपनी सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वयं नियमन कर रही है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी 16 देखिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। अब देखो, मूल्यांकन पद्धति के लक्ष्य क्या होना चाहिए? पुरस्कार हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना? नहीं ना। अब देखना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, हमें जो स्टूडेंट है उनको लेबलिंग तो करना ही नहीं है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। योग्यता आधारित समूह में, यानी कि जो होशियार बच्चा उसको अलग, जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा उसको अलग, ऐसे बच्चों को हमें डिवाइड तो करना ही नहीं है। तो क्या हो गया 16 का? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। 16 का 1 ऑप्शन क्या हो गया? राइट। 17 देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने की फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना क्या है? यानी कि वो क्या कर रही है? उनको पार्ट दे रही है ना। पार्ट का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग वगैरह वही तो दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो, थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना। यानी कि जब मान लो, जैसे कि मुझे साइकिल, जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स से मान लो हमें साइकिल चलानी नहीं आती, थोड़ी देर के लिए वो क्या करते थे? पीछे से पकड़ लेते थे, तब क्या हम थोड़ी थोड़ी सी चलाने लग जाते थे, तो वो छोड़ देते थे। तो क्या कर रहे थे? वो हमें स्कैफोल्ड कर रही थी, है ना।
एक तो स्कैफोल्डिंग होता है, एक होता है हमारा MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हमारे से जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है उसकी हम सहायता ले लेते हैं, तो हमारा वो MKO होता है। तो अब देखो इसके लिए क्या कर रही है अध्यापिका, उनको इशारे वगैरह संकेत दे रही है ना, तो कौन सा होगा ऑप्शन, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित और निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो स्कैफोल्डिंग देगी ना, तो 17 का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अब 18 देखिए, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, ठीक है। तो यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। तो यह पिता का यह कथन क्या कर रहा है, यानी कि लड़के हैं उनका रोने का काम नहीं है, तो लड़कियों का रोने का काम, तो क्या कर रहा है वो, जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको क्रिएट कर रहा है ना, तो क्या होगा, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, नहीं, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, नहीं ना, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो क्या हो गया, 18 का थर्ड ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अभी 19 देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होने चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापकों को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा कौन सी होगी, देखो अंकों के आधार पर नामांकित करोगे आप बच्चे को, नहीं करोगे ना, और सिर्फ हमें पाठ्यक्रम फिक्स्ड करके करिकुलम होना चाहिए, यानी कि अटल पाठ्यक्रम नहीं ना, प्रतिस्पर्धा पर बल भी नहीं देना। तो क्या होगा, हमें ज्ञान की संरचना के लिए उन्हें हम प्रचुर मौके प्रदान करेंगे। तो 19 का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी 20 देखिए, 20 में क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना, किस लिए, क्योंकि दूसरों इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल कन्वेंशनल और प्री और कन्वेंशनल। ये तो हमारी दी नहीं थी, तो जीन प्याजे की है, लॉरेंस कोलबर्ग ने कितनी स्टेज दी थी, कितने दिए थे स्टेज, 3 थी ना, प्री और प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल और पोस्ट, ये दी थी ना। तो देखो इसमें क्या, किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे से स्वीकृत देती है, तो क्या आएगा, किस में काउंट होगा मेरा, कन्वेंशनल में होगा ना। अभी देखो प्री में कौन कौन सी, प्री में 2 स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल में भी 2 स्टेज, कन्वेंशनल में 2 स्टेज, पोस्ट में भी 2, टोटल 6 होती है मेरी, ठीक है। प्री में क्या होता है, सबसे पहला हमारा आज्ञा और दंड का है ना, बच्चे क्या है इसलिए व्यवहार करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा मेरा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, यानी कि अगर मैं तुझे ये चीज़ दे रहा हूँ तो तू भी मुझे ऐसी चीज़ दे, है ना। और थर्ड स्टेज क्या होगी, कन्वेंशनल की थर्ड स्टेज, यानी कि अच्छा लड़का लड़की बनने के लिए कोई भी बच्चा व्यवहार करता है, अच्छा। और सेकंड स्टेज यानी कि सेकंड टाइप की फोर्थ स्टेज क्या होगी, यानी कि जो समाज के नियम है वो क्या है, शिथिल है, अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या है, दंड मिलेगा। समझ आया सभी को, ऐसे ही। अभी चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। देखिए 21 में क्या दिया है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन होगा बच्चों के समाजीकरण में, समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, समक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ये तो गलत बात है क्योंकि परिवार से फर्स्ट होता है और समाजीकरण सेकंड होगा, ठीक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है, नहीं है ना, परिवार तो फर्स्ट है, इसलिए ये भी कैंसिल। अब देखो विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है, नहीं, विद्यालय क्या हमारा सेकंड कारक होता है। तो क्या हुआ, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार फर्स्ट कारक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, 21 का राइट हो गया। अभी 22 देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है,
एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो देखो बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो 22 का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। परिकल्पित निगमनात्मक सोच नहीं, ये तो लास्ट वाली में आता है ना मेरा, औपचारिक वाली में। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की अवस्था नहीं, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना ये। अभी देखिए अमूर्त सोच, ये भी मेरा 4th में आएगा। तो क्या आएगा, विचार सोच में केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन मेरी किस अवस्था में आता है, 3rd अवस्था, यानी कि वो 2nd अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा 4th ऑप्शन राइट हो गया। अब 24 देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, यानी कि अगर बच्चे होंगे तभी विकास होगा, बड़ा होने के बाद विकास नहीं होता, ये तो बात गलत है। अच्छा, विकास बहुआयामी होता है, हाँ विकास ना मल्टी डायमेंशनल होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली बार भी स्टेट में आया था कि विकास 1 डायमेंशनल होता है या मल्टी डायमेंशनल, तो विकास हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। और ऑप्शन पढ़ो, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी में जल्दी विकास हो जाता है, माइंड डेवलपमेंट किसी में कम होता है ना। अभी देखना, विकास केवल विद्यालयों के अधिगम से होता है नहीं ना, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं कुछ बातें सीखते हैं, वहीं पर भी तो मेरा विकास होता है। तो इसलिए क्या है, विकास हमारा मल्टी डायमेंशनल होगा। ठीक है, अब 25 क्या है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अभिप्रेरणा पर देगा, संतुलन पर देगा, सांस्कृतिक उपकरण पर देगा या गुणारोपण पर देगा। तो किसका देगा, लेव वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक उपकरणों पर। ठीक है, अभी 26 देखिए, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं। किस पर करेंगे जीन पियाजे, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, ये तो लेव वाइगोत्स्की का है। मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये भी नहीं होगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्सोसिएशन, ये भी होगा नहीं, होगा ना। कि क्या दिया था हमारा जीन पियाजे ने, स्कीमा दिया था ना, तो बी ऑप्शन क्या होगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 27 देखिए, एक समावेशी कक्षा पर जोर देना चाहिए। समावेशी कक्षा क्या होती है, मतलब जहाँ पर दिव्यांग बच्चे भी, विशेष प्रकार के बच्चे या फिर नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़े, है ना। तो क्या होगा, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, हर बच्चे को करना चाहिए, तो ये तो ठीक है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, ये भी गलत है। अभिवेदी समरूप निर्देशों, ये भी गलत है। तो 27 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी 28 पर चलते हैं।